Good morning, students. Now we start the next topic of chapter 4, resonance structure. There are so many molecules which can be represented by more than one Lewis structure, but none of which is able to explain all the known fact about the compound. हमारे कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनका हम फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर बना दें। एक स्ट्रक्चर से मीन्स है कि उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है कि हम उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन कर दें और उस एक स्ट्रक्चर के द्वारा हम ये सोचें कि उस कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल आर एक्सप्लेन बाय दैट स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं हो पाता है। तो दैट इज़ फॉर एग्जांपल जैसे कि डायग्राम में ही शो कर रखा है लुईस का ओजोन के लुईस स्ट्रक्चर शो कर रखे हैं। ओजोन हमारा जो है ऑक्सीजन 3 एटम इज प्रेजेंट, 1 एटम इज बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड एंड द सेकेंड वन इज बॉन्डेड बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन इफ वी कंसीडर द फर्स्ट स्ट्रक्चर तो दोनों में बॉन्ड लेंथ जो दिखाई है दोनों की बॉन्ड लेंथ इज डिफरेंट, बट ये स्ट्रक्चर क्या है, ये बॉन्ड इनका जो है रोटेट करता रहता है। कभी जो हमारा फर्स्ट है जिसपे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट था उसके ऊपर आ जाता है डबल बॉन्ड, और जिसके ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वहाँ आ जाता है सिंगल बॉन्ड। इट मीन्स कि हमने उसका जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट हो गया। अब तो डिफरेंट होते ही उनकी जो प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट थी वो भी डिफरेंट हो गई। फॉर एग्जांपल इस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ यहाँ पर दी हुई है 121 पिकोमीटर और सिंगल बॉन्ड की दी है 148 पिकोमीटर, जो कि जैसे ही बॉन्ड का स्ट्रक्चर चेंज हुआ वैसे ही उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई। मीन्स जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से उनकी हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो चेंजेबल है, चेंज होती रहती है। जबकि अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो और इनका एक वो स्ट्रक्चर हम देखें तो देखो थर्ड स्ट्रक्चर में देखो बॉन्ड लेंथ दोनों इक्वल दिखाई हुई है। तो वो इक्वल क्यों है, एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को शो भी करा है। तो ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है इसका वो है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मीन्स कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसके द्वारा केवल उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ स्ट्रक्चर जिसके द्वारा कि हम उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इफ वी कंसीडर एनी ऑफ दीज स्ट्रक्चर वन और टू द मॉलिक्यूल शुड exhibit two bond length, but experiments show that both the oxygen bond are equivalent and the bond length is 128 picometer. For this type of molecule the concept of resonance was introduced. According to this concept the actual structure of molecule is intermediate of structure 1 and 2 is called the resonance hybrid. मीन्स उन दोनों का इंटरमीडिएट है जिसके द्वारा कि हम उस कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उन सभी को डिस्कस कर सकते हैं। और जो हमारे स्ट्रक्चर 1 एंड 2 थे उसको हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर नंबर 3 को हम कहते हैं उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं उनको हम डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है कैनोनिकल और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बीच में अपन 3 लाइंस के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड जिनके अंदर की रेजोनेंस प्रेजेंट है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर हमारे और दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सभी के अंदर जो है रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन ए मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर एनर्जी एंड सेम एटॉमिक अरेंजमेंट
that is known as resonance, none of which is able to describe the molecule accurately, then the actual structure of the molecule is resonance hybrid of the various Lewis structure which are called the canonical form. तो ये जो हमारे हैं, ये जो डिफरेंट फॉर्म हमको दिखाई दे रहे हैं वो तो है कैनोनिकल फॉर्म, और दूसरा जो ट्रिपल लाइन से द्वारा रिप्रेजेंट है वो है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आती है कि कैसे हम पहचानें कि इसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल एंड डू नॉट हैव द रियल एग्जिस्टेंस। हाइपोथेटिकल है, ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा होता होगा, कि जैसे कि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है ओजोन के अंदर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तो इट इज़ ए हाइपोथेटिकल। द एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होता है इट हैज़ ए सिंगल स्ट्रक्चर जिसको कि हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। बॉन्ड लेंथ इन रेजोनेंस हाइब्रिड आर इंटरमीडिएट ऑफ द बॉन्ड लेंथ इन वेरियस रेजोनेटिंग या कैनोनिकल फॉर्म। जो बॉन्ड लेंथ उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड में प्रेजेंट है वो क्या है, कैनोनिकल फॉर्म्स की इंटरमीडिएट होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड जो है मोर स्टेबल होता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस, उतना ही हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आता है इसमें हमने एक टर्म्स यूज़ करा है, व्हाट इज़ रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी हम किसको बोलेंगे, तो लार्जर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, तो वो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल कब होगा, जब उसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो व्हाट इज़ द रेजोनेंस एनर्जी, तो क्या है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, जो हमारे डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म प्रेजेंट है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसकी जो एनर्जी है, और रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी माइनस द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एनर्जी, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस एनर्जी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं एग्ज़ाम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कि हमने इससे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं एंड दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर अब आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो सिमिलर एनर्जी वाले जब आपस में कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स में जो बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल बन जाते हैं, मतलब कि कहने का मतलब है कि जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग करने के बाद में जो हमारा ऑर्बिटल बनता है नया न्यू ऑर्बिटल, दैट न्यू ऑर्बिटल इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। तो उसी से रिलेटेड थ्योरी है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। It is put forward by the two scientists Hons and Mulliken in 1932. The silent picture of molecular orbital theory are as follows. क्या है, फर्स्ट, in molecule electrons are present in new orbitals called the molecular orbitals. Means जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो गए उसके बाद में हमारा न्यू ऑर्बिटल बन गया जिसको कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals of nearly same energy and proper symmetry. Proper symmetry होनी चाहिए, मीन्स जैसे SS ओवरलैपिंग हो रही है, SP ओवरलैपिंग, उनकी सिमिट्री सेम प्रॉपर होनी चाहिए तभी वो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं एंड दे फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
The number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbital undergoing combination. Means कि जितने atomic orbitals combine कर रहे हैं उतने ही molecular orbital बनेंगे जिनकी energy same होगी. Half of the new molecular orbital have lower energy than the combining atomic orbital. अब जितने molecular orbital बन रहे हैं उसमें फॉर एग्जांपल जैसे 2 molecular orbital बने तो उसमें से एक हाफ मीन्स 1, तो एक ऑर्बिटल की एनर्जी जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से जिससे उसने कंबाइन करके बने थे तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होंगे एंड हाफ इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो हाफ है उनकी एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी. तो इस तरह से दो तरह के ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. वन जिनकी की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी जो कि आपस में कंबाइन करे हैं, और हाफ कैसे होंगे जिनकी एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी. अब जिनकी एनर्जी एटॉमिक कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है उनको तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिनकी ज़्यादा होती है उनको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, उनको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और जिनकी ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. तो इस तरह से दो तरह के ऑर्बिटल्स हमारे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. एक होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और दूसरे होते हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. The shape of the molecular orbital depend upon the shapes of the combining atomic orbital. मीन्स कि शेप हम किससे डिफाइन करी थी हमने हाइब्रिडाइजेशन से. तो इट मीन्स कौन कौन से हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उसके द्वारा हम उसकी शेप को बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे 1s एंड 1p, इट मीन्स उसकी शेप कैसी होगी लीनियर होगी. 1s और 2p ट्राइगोनल शेप होगी, है ना. 1s और 3p टेट्राहीड्रन शेप होगी. तो इट मीन्स इट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कि किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल कितने क्वांटिटी में कंबाइन कर रहे हैं, उससे हम बता सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल की शेप किस तरह की होगी. The molecular orbitals are filled in the increasing order of energy starting with the orbitals of lowest energy. जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करते थे इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा तो उसमें वही इंक्रीजिंग एनर्जी का यूज़ करते थे. सेम थिंग अप्लाई हियर. यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वही लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव करते हैं. ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल accommodate only 2 electron which have opposite spin. एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन वाले, सेम ऑर्बिटल सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं. While filling the molecular orbitals of equal energy, pairing of electrons does not take place until all such orbitals are सिंगली ऑक्यूपाइड. जैसे कि हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में फिलिंग करी थी कि जब तक सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते. सेम थिंग इज़ अप्लाई हियर. यहाँ पर भी जब तक सबके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होते तब तक हम उनकी पेयरिंग नहीं कर सकते. ये है बेटा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग. बॉन्डिंग इस तरह से होती है और एंटी बॉन्डिंग की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बॉन्डिंग इस तरह से दिखाई देती है. तो ये हमारा बता रखा है इन्होंने कि किस तरह के ऑर्बिटल से बॉन्डिंग बनती है और किस तरह के ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग बनती है. तो ये है हमारी ओवरलैपिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमारा बनना है यदि एडिशन से बनना है तो उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जैसे कि पिछले डायग्राम में मैंने देखो बेटा, इसमें देखो, इस डायग्राम में देखो दोनों का एडिशन हुआ, शेप इंक्रीज हो गई है. इट मीन्स दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है ऐड हो रहे हैं. तो इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दूसरे वाले में देखो माइनस हो गई, शेप डिस्टॉर्टेड हो गई है, छोटी हो गई है, अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है. इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है. तो इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल। तो इस तरह से हमारे जो है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन है द एटॉमिक कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, ऑलमोस्ट उनकी एनर्जी जो है इक्वल होनी चाहिए। द कंबाइनिंग एटॉमिक मस्ट हैव सेम सिमिट्री अबाउट द मॉलिकुलर एक्सिस, उनकी एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उनकी सिमिट्री एक जैसी होनी चाहिए। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो ओवरलैप कर सकते हैं उतना वो ओवरलैप करते हैं। तो दैट इज़ द कंबाइनिंग एटॉमिक या कंडीशन फॉर कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक तो एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, उनकी सेम सिमिट्री से एक्सिस से सेम सिमिट्री हो तभी वो ओवरलैप कर सकते हैं, और तीसरा है कि उनकी जो ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। जैसे कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल के 2 टाइप्स थे, सिग्मा और बॉन्ड बनाए थे, सिग्मा और पाई बॉन्ड। उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल को भी 2 टाइप में डिफाइन करा है, सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल और सेकंड है हमारा पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो बेटा देखो ये डायग्राम में मैंने शो कर रखा है, ये है सिग्मा का फॉर्मेशन, है ना। सिग्मा में वही हमारे 2 तरह के बॉन्ड बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हमारा कौन सा बनता है? एंटी बॉन्डिंग वाला, जिसमें एडिशन होता है। उसके बाद बनता है सब्ट्रैक्शन वाला, जिसको हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, है ना, जिसमें सब्ट्रैक्शन होता है। तो देखो इस तरह से, ये तो मैंने एस का दिखा रखा है, नीचे ये मैंने पी के दिखा रखे हैं। तो पी का बॉन्डिंग वाला देखो, ये एडिशन हो गया और ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो दैट इज़ द सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये एसएस के द्वारा हो रहा है, ये पीपी के द्वारा बनना है। सेकंड है हमारा पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल विच आर फॉर्म द लेटरल, वही जैसे उसमें पाई बॉन्ड बना था, सेम थिंग है कि साइड बाई साइड या लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा, तो इसको हम कहते हैं पाई। तो इसमें भी वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वहाँ हमारा पाई बॉन्ड में हमारा जो ऑर्बिटल्स बनते थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते थे, यहाँ भी सेम वही है। देखो ये एडिशन से बना है, नीचे वाला एडिशन से बनना है, ऊपर वाला सब्ट्रैक्शन से बनना है। तो ये हमारा है पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब आता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी के ये एक सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। सबसे पहले होता है वही, जैसे वहाँ 1s था, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 तरह के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग को लिखते हैं, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग को लिखेंगे। तो सिग्मा 1s और दूसरा है सिग्मा स्टार 1s। तो जैसे ही स्टार लग जाए किसी भी, आइदर इट इज़ ए सिग्मा और पाई, अगर स्टार लग गया इट मीन्स इट इज़ ए एंटी बॉन्डिंग हो गया, और स्टार नहीं लगा है तो वो हमारा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद होता है सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू, नियरली दोनों की एनर्जी इक्वल है, पाई 2px एंड पाई 2py। उसके बाद इनके पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py एंड देन द पाई 2p, पहले आएगा पाई 2pz, फिर आएगा पाई स्टार 2px, फिर आएगा पाई स्टार 2px। इसी तरह से हम इसको इंक्रीज करते जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आप जानते हैं कि हमारे जो भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उनके अंदर या तो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, या तो उसको दैट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को हम उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB - NA डिवाइडेड बाई 2। NB का मतलब
कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एन स्टार ए इसलिए लगाया मैंने यहाँ पर स्टार, एन ए मीन्स नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। इसके द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये हमारे मॉलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का डायग्राम है कि हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये 2s और 2p का मैंने यहाँ शो कर रखा है। तो देखो सबसे पहले सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर देखो पाई सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, मीन्स x के साथ में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पाई y और z, सॉरी बेटा गलत बोल गई मैं, z के साथ में हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन px और py के साथ में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे ये एंटी बॉन्डिंग आ गए। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर में यहाँ पर शो करा है, ये हमारा स्ट्रक्चर है मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम, अगर हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, इट मीन्स हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड मॉलिकुलर बिहेवियर। The distribution of electrons among various molecular orbital is called the electronic configuration. It can give us very important information about the molecule. हमको बहुत important कि इस molecule हमारा stable है या stable नहीं है, ये हम उसके electronic configuration और उसके molecular behavior से बता सकते हैं। तो इस फर्स्ट है हमारे stability of molecules. From the electronic configuration, it is possible to find out the number of electron in bonding molecular orbital and number of electron in anti-bonding molecular orbital. हमको पता लग जाता है क्योंकि हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन वाले, तो उससे हम दोनों को इनको एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल इज स्टेबल इज NB is greater than NA. Means number of the electron is greater than number of the electron in anti bonding orbital. अगर हमारा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है, इट मीन्स इट इज़ ए स्टेबल। बाकी जो लास्ट की दोनों कंडीशन है अनस्टेबल के लिए, NB इज़ लेस देन NA या NB इज़ इक्वल टू NA, अगर ये कंडीशन आ रही है, इट मीन्स हमारा वो जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं है। सेकेंड, हम इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के द्वारा बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी तुमको फॉर्मूला बताया है। अगर ये हमारा होल नंबर में आ रहा है, इट मीन्स वो स्टेबल है, होल नंबर है। अगर फ्रैक्शन या जीरो आ रहा है ना, तो वो हमारा क्या कह सकते हैं, हम उसको स्टेबल नहीं है एक तो, और फ्रैक्शन में भी आता है और जीरो भी आता है, बट वो स्टेबल नहीं होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बताते हैं हमको, उसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में बता सकते हैं कि उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी या ज़्यादा होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, डबल की उससे कम और ट्रिपल की सबसे कम होती है। मॉलिकुलर स्टेबिलिटी हमको बता सकते हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज़ पॉजिटिव इट मीन्स इट इज़ स्टेबल, इफ द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू इज़ जीरो या नेगेटिव इट मीन्स वो अनस्टेबल है एंड इट इज़ नॉट फॉर्म्ड। ये तो हमेशा ये याद रखना है, यदि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, तो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल भी होगा, लेकिन यदि जीरो या नेगेटिव आ रही है तो वो स्टेबल नहीं होगा। और लास्ट है हमारा मैग्नेटिक नेचर फाइंड आउट करना। मैग्नेटिक नेचर मीन्स कि अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो अगर हमारे जितने भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले जितने भी ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, उन सब के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑल आर इन द पेयर, इट मीन्स पेयर में होने की वजह से इट मीन्स इट इज ए डायामैग्नेटिक नेचर, मीन्स दे अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द मैग्नेट। इफ वन और मोर molecular orbital have the unpaired electron,
इट मीन्स इट इज़ ए पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक होने का मतलब है कि हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, तभी हमारा वो पैरामैग्नेटिक हो सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, कि किस तरह से बॉन्डिंग के द्वारा हमारा वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनना है, जिसमें वी स्टार्ट फ्रॉम द सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम। ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन वन एस ऑर्बिटल। सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा हाइड्रोजन का 1s1 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1s सिग्मा 1s2। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका हाफ। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है बॉन्डिंग के अंदर, तो हाफ 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस 0 दैट इज द 1। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से वी आर फाइंड आउट दैट कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। बॉन्ड लेंथ इसकी है 74 पिकोमीटर। इसकी जो एनर्जी है वो है 438 किलो जूल पर मोल। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, दोनों ही हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। इट मीन्स इट इज़ ए डायामैग्नेटिक इन नेचर। नाउ ऑल अबाउट आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। फिनिश द वीडियो।